प्राइम इंपॉर्टेंस चीजें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉलोड बाय प्रोटीन्स किससे मिलके बने हैं? अमाइनो एसिड से, यानी अल्फा अमाइनो एसिड। फंक्शनल ग्रुप एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी अल्फा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा है, इसलिए क्या कहला रहा है? अल्फा अमाइनो एसिड। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये अमाइनो एसिड जब देखे गए तो दो टाइप में मिल रहे हैं, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाए और ऑब्वियसली एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड का तीन तरीके का, जिसमें पहला तरीका जो ज्यादा पूछा जाता है वो एसेंशियल नॉन एसेंशियल है। नाम से क्लियर है सबको? एसेंशियल चाहिए बाहर से खाने में चाहिए, एसेंशियल। नॉन एसेंशियल घर की मुर्गी दाल बराबर, बॉडी खुद ही बना लेती है। जब बॉडी खुद ही बना लेती है तो हमारे फूड में वो अमाइनो एसिड नहीं है तो चलेगा। जैसे आपको मालूम होगा खाना हमारे स्टमक में सबसे पहले जाता है, स्टमक में सबसे पहले उसे कौन मिलता है? मीडियम एसिडिक HCl मिलता है, pH नियरली 2, मतलब हाईली एसिडिक HCl मिलता है। तो आपने जितने बैक्टीरिया वायरस खाए वो सब निपट लेते हैं, वहीं मर जाते हैं मैक्सिमम। तो बेसिकली वो HCl स्टमक में, स्टमक की सेल वॉल सिक्रीट करती है। क्लियर है? कभी HCl पिया है तुमने? फिर भी बॉडी में तो है, और HCl सबसे पहले फूड से मिलता भी है, दैट मींस बॉडी के अंदर HCl है लेकिन पिया कभी नहीं। तो हुआ क्या? आपने NaCl खाया, आपने बाकी चीजें खाई, किसी से H किसी से Cl, बॉडी अमाइनो एसिड खुद बना ले रही है अपने आप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंदर अपने आप है, वो नॉन एसेंशियल है। और जो अमाइनो एसिड बॉडी नहीं बना पाती वो हमें फूड से ही लेना पड़ता है, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड। इज इट क्लियर? तो एसेंशियल मतलब बाहर से चाहिए, नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी खुद बना लेती है, बाहर से फूड से नहीं चाहिए। क्लियर? और एनसीईआरटी ने जो हमारे अमाइनो एसिड हैं, ऑब्वियसली ये 20 अमाइनो एसिड होते हैं, 10 इधर होते हैं 10 इधर होते हैं। नेचर ने एकदम बढ़िया बंटवारा किया है, 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है और 10 नॉन एसेंशियल। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब कौन से 10 एसेंशियल है, कौन से 10 नॉन एसेंशियल है, एनसीईआरटी ने स्टार लगा के दिखा रखा है जो अपनी टेबल है। उस टेबल में एक स्टेरिक बना दिया, ऐसे स्टार बना दिया, और जिनके ऊपर स्टार बना है वो एसेंशियल है और जिन पे स्टार नहीं बना है वो नॉन एसेंशियल। ठीक, प्रैक्टिकल सी बात है, हमें याद नहीं है कौन से एसेंशियल है कौन से नॉन एसेंशियल, याद करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, 2-4 अमाइनो एसिड जो बहुत हिट है, जिनको बहुत लोग जानते हैं, बस उनको जरा देख लो कौन कौन से हैं जिन्हें बहुत जानते हैं लोग। एक है ग्लाइसीन, ये बहुत जान पहचान कर लो, ये ग्लाइसीन है, याद रखना आसान है। ग्लाइसीन ग्लूकोज वर्ड के आसपास है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है और ये अकेला अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड है सारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं। बेटा ग्लाइसीन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ये देखो जरा क्या है ग्लाइसीन में, ये है बेटा ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर। तो अगर आपको कार्बन है और अल्फा कार्बन पे NH2 लगना था, वो लगा हुआ है, ये दोनों ऐसे ही जुड़ सकते थे, तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और इसमें ये वाला कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि इससे 4 ग्रुप नहीं लगे, तो इट इज नॉट कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि 4 अलग अलग होते तो कायरल होता। तो ग्लाइसीन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो अभी वैसे एक बार फिर बोलूंगा ये वाला वर्ड, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, लेकिन जरा इसे पहचान लीजिए। ग्लाइसीन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। ड्यू टू स्वीट इन टेस्ट इट इज नेम्ड एज ग्लाई वर्ड। ये जो ग्लाई वर्ड आया है ग्लूकोज से ही आया है और वहां से स्वीट इन टेस्ट से आया है। ठीक है, तो ग्लाइसीन को थोड़ा पहचानिए, इसे GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाइनो एसिड्स को शॉर्ट फॉर्म में 3 लेटर से यूजुअली लिखा जाता है, जैसे इसको GLY लिखते हैं। बच्चों दूसरा अमाइनो एसिड आपको जो याद रखना है वो एलेनिन है, जिसे आप जैसे चाहे याद कर लें, अल्लानाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, एलेनिन है वैसे ये, आप अल्लाह वर्ड अलग कर लीजिए, नाइन अलग कर लीजिए, एलेनाइन वर्ड कर लीजिए, कैसे भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो एलेनिन है और ये ALA अलाकार्ट जैसे होता ना। ठीक है, और ये 3 लेटर से दिखा देते हैं। और अगर कोड 1 लेटर कोड की बात करें तो इसका 1 लेटर कोड G है, इसका 1 लेटर कोड A है। इट हार्डली मैटर, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है,
ये फिलहाल ग्लाइसिन हुआ, एलेनाइन हुआ, ये दोनों हमारे नॉन एसेंशियल है। तो आपको मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि एटलीस्ट 2 एसेंशियल और 2 नॉन एसेंशियल याद कर लो, ज्यादा नहीं, क्योंकि यूजुअली ऐसे नहीं आता कि उन्होंने नाम लिया और कहा बताओ एसेंशियल नॉन एसेंशियल, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कोई 2 एसेंशियल के नाम बता दीजिए। हम नहीं कह रहे 20 के 20 को। अच्छा, अगला अमीनो एसिड जो आपको एसेंशियल में, सॉरी नॉन एसेंशियल में याद करना चाहिए, सॉरी नॉन एसेंशियल, तो वो याद करना चाहिए ट्रिप्टोफान। ठीक है, अब स्पेलिंग बुक से देख लेना, ट्रिप्टोफान इसका प्रोनाउंसिएशन है। नाम से ही पता लगता है तूफान जैसा नाम, ट्रिप्टोफान, तूफान, नाम से पता लगता है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड अमाइनो एसिड, तो ये तूफान मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड में है, ट्रिप्टोफान। और ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड है तो बॉडी बना ही नहीं पा रही, तो इसलिए कौन में आ गया, ये एसेंशियल, बाहर से खरीद के खा लेंगे, ठीक है, वैसे नहीं मिलेगा बॉडी के अंदर। तो ये तूफान को याद रखिएगा। और अगला है थीरोनाइन, THREONINE, थीरोनाइन, ठीक है। और अधिकतर बच्चों ने एक वर्ड सुना है, थीरोनाइन के आसपास का वर्ड कुछ सुना हुआ है? वेरी गुड, नहीं थोड़ा और क्लियर, वाइडर होता हो बीमारी से। थायराइड, थायराइड वर्ड सुना है, ठीक है। T3 T4 सुना, परेशानी हो जाती है, वाइटर निकल आता है, गला बढ़ जाता है, नमक नहीं खाते, ऐसा कुछ सुना है ना, इतना सुना तो होगा। थायराइड वायराइड हालत, मतलब हमें इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, बस ये याद रखना है थीरोनाइन वो थायराइड के आसपास है। और वो सब बाहर से खाने वाली चीजें नहीं मिलती, नहीं बाहर से खाने वाली चीजें ढंग से खाई इसलिए बीमार हुए, इसलिए खाए में है। बस इतना, मतलब कोई लिंक करके ऐसे याद रखिए कि एग्जाम में अगर 2 एसेंशियल लिखने को आए तो आप आसानी से बता पाए कि भैया 2 एसेंशियल ये है और 2 नॉन एसेंशियल है, ठीक है। अभी आप बोर्ड के पेपर लास्ट में उठा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 2 या 3 एसेंशियल नॉन एसेंशियल, ठीक है। डन, मिटा दो। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया अब आपका, व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड व्हाट आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, मिटाई दे। अगला भैया, अगला क्लासिफिकेशन क्या, एक सिंपल सा वर्ड है कि अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी इनमें कायरल कार्बन होता है। ऑप्टिकल एक्टिव में बेटा 2 फॉर्म होती है, याद है, डी फॉर्म और एल फॉर्म। लाइट क्लॉकवाइज आती है तो डी फॉर्म, लाइट एंटी क्लॉकवाइज आती है तो एल फॉर्म। डी और एल 2 फॉर्म होती है, याद है ना, ठीक है। अधिकतर अमाइनो एसिड नेचर में एल फॉर्म में है, ये एनसीईआरटी की एक लाइन अभी पढ़ के दिखाएंगे। अधिकतर अमाइनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एल, लेवोरोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज, अधिकतर, एक्सेप्ट वन जो है ही नहीं, ग्लाइसिन, उसमें डी और एल कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाकी सारे किसमें एग्जिस्ट करते हैं, एल में, और ग्लाइसिन में डी और एल नहीं है। वर्ड क्लियर है? ये अभी मैं आपको एक लाइन एनसीईआरटी की है वो दिखा दूंगा कि यहाँ लिखा है कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, okay, since the alpha carbon is asymmetric, they exist in both D and L form. Mostly naturally occurring amino acids have L configuration. L amino acids are writing NH2 group on left hand side. मतलब L configuration हम कैसे दिखाते हैं कि ये कार्बन है और इसका NH2 ग्रुप यहाँ दिखा दिया, H यहाँ दिखा दिया, COH यहाँ दिखा दिया, R यहाँ दिखा दिया, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। फिलहाल इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये वाला पॉइंट याद रखना है, एक अमाइनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे अमाइनो एसिड यानी बचे हुए 19 के 19 ऑप्टिकली एक्टिव है। और जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो जो नेचर में अकर कर रहे हैं, नेचुरली अकरिंग, वो नेचर में अधिकतर एल फॉर्म में मिलते हैं। होंगी दोनों फॉर्म, डी और एल भी, बट वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, एल फॉर्म। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक, अगला क्लासिफिकेशन बताओ यार, लिख तो लो अपनी भाषा में जो भी लिखना है, नहीं उसके बाद तो कॉपी करना है, हद हो गई है। चलिए अगला क्लासिफिकेशन बेटा, अगर आप कहो तो डिक्टेट भी करा दूंगा। हाँ, वेरी गुड। ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन,
as it do not have chiral carbon. Chiral carbon नहीं है, as it do not have chiral carbon. ठीक है. Generally naturally occurring amino acid exists as L form. Generally naturally occurring amino acids exist in L form. Levorotatory. ठीक है. एक क्लासिफिकेशन है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. ठीक है. एक क्लासिफिकेशन है बेटा एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. देख लो बेटा, ये क्लियर होगा वैसे तो आप सभी को कि अगर किसी कंपाउंड में NH2 ग्रुप के नंबर्स और COOH ग्रुप के नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं और नंबर ऑफ COH ग्रुप्स आर मोर देन NH2. समझ में आ गया. कंपाउंड में NH2 ग्रुप भी है और कंपाउंड में COH भी है, और अगर COOH के नंबर्स काउंटिंग में ज्यादा निकले किससे, NH2 से, तो एसिडिक अमाइनो एसिड. अब आपको आगे दोनों बताने की जरूरत ही नहीं है ना. न्यूट्रल क्या है, बेसिक क्या है, न्यूट्रल क्या है, ये दोनों बराबर हैं, और बेसिक क्या है, ये दोनों में ये रिलेशन. ठीक है. तो बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशन है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के लिए. एसिडिक अमाइनो एसिड वो होते हैं जिसमें COOH ग्रुप का नंबर ज्यादा हो जाएगा NH2 से, तो कहलाएंगे एसिडिक अमाइनो एसिड. ठीक है. मिटा दो. एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल में कोई दिक्कत. नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन बेटा, इसका क्लासिफिकेशन क्या, पहले अगला जनरल पॉइंट है कि ये जो अमाइनो एसिड हैं, यहां मैंने CH के नीचे R लिख दिया, यानी एक जनरल ग्रुप कर रहे हैं, और ये रहा COH और ये रहा NH2 ग्रुप. ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है. शायद ये अगर R की जगह CH3 लिख दो तो वेलेनिन बन जाता है, ग्लाइसिन नहीं. R की जगह CH3 लिखोगे तो एलेनाइन बनेगा. ठीक है. अब इसका एक्वस सॉल्यूशन में देखें तो क्या होगा. एक्वस सॉल्यूशन में ये अपना एचाइन लूज करेगा और यहाँ पे वो एचाइन गेन भी हो जाएगा. अगर एचाइन लूज करके एचाइन गेन भी हो गया तो एक ही आयन में दोनों चार्जेस आ गए, माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया. बेटा ये चार्ज एक ही आयन में आया. जनरली एक आयन में एक ही चार्ज होता है, या एक आयन में दोनों चार्ज. याद आ गया. ये आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, रिपीट होना चाहिए वर्ड. ठीक है. इट इज नोन एज जिटर आयन. वर्ड क्लियर है. वैसे सरफेस में पढ़ा तो भूल चुके होंगे, फिर भी देख लेते किसे याद है. बताओ बेटा, इस जिटर आयन की सरफेस केमिस्ट्री में कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था वहां, बताइए. बोलो बेटा. नहीं, उसके आगे कुछ पढ़ा था. बिल्कुल उसी से जस्ट पहले पढ़ाया था. यूजुअली जीटा पोटेंशियल के आसपास पढ़ाता हूं. बोलो बोलो. नहीं, चलिए कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते. याद है बेटा. नेक्स्ट. कुछ नहीं याद. हमने वहां एक वर्ड पढ़ा था, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है. हमने एक वर्ड पढ़ा था, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. ऑब्वियसली ये वर्ड हमने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जीटा पोटेंशियल जहां पढ़ा जाता है वहीं पढ़ाया जाता है. व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, अब बताओ बेटा. इतना नहीं याद है. हाँ बेटा. नेक्स्ट. हद हो गई बेटा, आप लोग वॉइस नहीं आ रहा है. बेटा हमने वहां ये पढ़ा था, इस ज्यूटर आयन में माइनस चार्ज भी प्लस चार्ज भी. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पूरा कंपाउंड तो एक ही तरफ जाएगा. पूरा कंपाउंड दोनों तरफ तो जा नहीं सकता ना. ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये वाला एंड कैटाइन है कैथोड चला जाए, ये एनोड, ऐसा तो हो नहीं सकता. पूरा कंपाउंड किसी एक ही तरफ जाता है, यानी कोई एक चार्ज डोमिनेंट हो जाता है. इट डिपेंड्स ऑन मीडियम की पीएच ऑफ मीडियम. तो मीडियम की जो पीएच होती है उस पर डिपेंड करता है इस डाइपोलर का ओवरऑल कौन सा चार्ज डोमिनेंट है. फॉर एग्जांपल मीडियम इज हाईली एसिडिक, तो कॉमन सेंस लगाना, अगर मीडियम एसिडिक है तो मीडियम में पहले से बहुत सारे एच आयन है, तो ये वाला एच आयन लूज नहीं हो सकता.
इसे एचाइन गेन करना ही पड़ेगा। तो ज़्यूटराइन ये काय में चेंज हो गया कैटाइन में। मीडियम इज हाईली बेसिक, तो अब ये बेस की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि ये वीक बेस है, तो ये एचाइन छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो मीडियम की पीएच पे डिपेंड करता है ज़्यूटराइन पे चार्ज क्या हो। आइसो इक्वल इलेक्ट्रिक पॉइंट, ऐसी कुछ मीडियम के पीएच आ जाए जब ये ज़्यूटराइन न्यूट्रल की तरह बिहेव करने लगे। दैट मीन्स टू से ना तो ये कैथोड की तरफ जा रहा हो ना ही ये एनोड की तरफ जा रहा हो, ये एकदम न्यूट्रल की तरह बिहेव करने लगे, इसका कहीं भी मूवमेंट ना हो, ना कैथोड की तरफ और ना ही एनोड। भाई कॉमन सेंस है, अभी हमने कहा अगर मीडियम एसिडिक होगा तो प्लस चार्ज होगा और बेसिक होगा तो माइनस। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एसिडिक मीडियम कम करते 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 जीरो पे आया होगा ना चार्ज, मतलब चार्जेस चेंज तो हुए होंगे। तो चार्जेस कभी प्लस से माइनस जाते समय कहीं ना कहीं मीडियम में एक वैल्यू ऐसी आई होगी जब ये कहीं मूव नहीं कर रहा होगा, और वो जरूरी नहीं pH 7 पे ही हो। इज इट क्लियर? तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH of medium at which Zwitterion do not move either towards anode or towards cathode। बताओ इस समय कोलॉइड्स स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं? लीस्ट स्टेबल होते हैं या मोस्ट स्टेबल? अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के टाइम पे ये न्यूट्रल हो गए, और कोलॉइड लायोफोबिक कोलॉइड्स तब ज्यादा स्टेबल होते थे जब उन पे कुछ चार्ज हो, क्योंकि उस पे चार्ज होगा, दूसरे पार्टिकल पे चार्ज होगा, रिपेल कर जाएंगे। अब चार्जलेस हो गए तो क्लम्प बन जाएगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलने में ऐसा लगता है शायद इस समय बहुत ज्यादा स्टेबल हो, इस समय वो लीस्ट स्टेबल होता है। बोलो क्लियर है? चलो बच्चों मिटा दें अब ये भी, ठीक है। ठीक, मिटाओ। नेक्स्ट, प्रोटीन का एक क्लासिफिकेशन और है, अब वो चाहे आप आगे चाहे पढ़ लें अभी एक आध मिनट बाद, चाहे अभी, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक क्लासिफिकेशन ये भी है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। नाम से वैसे अंतर क्लियर होना है, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, ग्लोब्यूलर क्या है, ठीक है बच्चों। फाइब्रस, फाइबर जैसे, फाइबर समझते हो ना, ठीक है। जैसे हमारे हेयर्स जो हैं वो एक फाइबर है, ठीक है। तो हेयर्स हुए, फेदर्स हुए, तो ये फाइबर है। इज इट क्लियर? तो फाइब्रस प्रोटीन में आप अपने दिमाग में रखेंगे ये नेल्स, हेयर्स, फेदर्स, इनको दिमाग में रखिएगा, अच्छा रहेगा कि ये फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए अपने दिमाग में आप पल्सेस रख लीजिए, ठीक है। समझा इसलिए रहा हूं कि इसमें अगर आप ये चीज दिमाग में है थोड़ा जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस, गलतियां कम होंगी। तो इसमें अपने दिमाग में पल्सेस दाल वाल रख लो तो थोड़ा आसान रहता है फाइब्रस और ग्लोबुलर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो वैसे ही समझ में आ रहा है, फाइब्रस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, थिन चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है तो फाइब्रस हो गया। ग्लोबुलर क्वाइलिंग जैसा होगा, ग्लोब्यूल जो हम कहते हैं वो क्वाइलिंग के लिए वर्ड यूज होता है, तो ये क्वाइलिंग जैसा होगा। मेन इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि एग्जाम्पल क्या है और अंतर क्या है। फाइब्रस वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, इसीलिए तो एग्जाम्पल बताया तुम, ठीक है बेटा। अगर ये वाटर सॉल्युबल होते, प्रैक्टिकली सोचो, बारिश आ गई, भले बाहर गए, बोले गुल गए, ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। फाइब्रस यूजुअली वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, और ऑब्वियसली दे आर नॉट सुटेबल फॉर डाइट पर्पस, खाने पीने के काम में नहीं आते। इज इट क्लियर? तो आपने शायद ही कभी मुर्गे के पंख निकाल के खाए हो, ठीक है। तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम रहने दो, ठीक है। बाकी मैं जनरल कह रहा था, इन जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फाइब्रस ये है। ग्लोबुलर हम पल्सेस से याद रखने के लिए कह रहे हैं, दैट मीन हम कह रहे हैं ये क्वाइलिंग स्ट्रक्चर है, और क्वाइल जब बनेगा तो बाहर फ्री OH ग्रुप्स या O डबल बॉन्ड ONH फ्री रह जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो फ्री ग्रुप वाटर से इंटरेक्ट करके वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। अब मेन पॉइंट है इनके एग्जाम्पल याद करना। अधिकतर बच्चों को ये वर्ड बहुत अच्छी तरीके से याद होता है, केराटिन, हाँ मैंने कहा ना ये वर्ड काफी सुनने में आता है, इसमें केराटिन है, उसमें केराटिन है ना।
तो अधिकतर कई शैम्पू वैम्पू खरीदने जाओ तो उसमें भी लिखा होता है इसमें केराटिन है, ये पता नहीं वो केराटिन का कोई फायदा है नहीं है। फिलहाल केराटिन वर्ड याद रहता है, ठीक है। एक वर्ड है इसमें मायोसिन, ठीक है, हाँ याद रख लीजिएगा। तो बेटा केराटिन एंड मायोसिन ये दो जो है फाइब्रस के एग्जाम्पल याद रखेंगे। मायोसिन, केराटिन एंड मायोसिन आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। और ग्लोबुलर में इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन को याद रखिएगा, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। आई होप सो ये दोनों वर्ड भी आपने सुने हैं। एल्ब्यूमिन शायद एग में सुना हो, एग से जो प्रोटीन मिलते हैं तो वो एल्ब्यूमिन हो गया, और इंसुलिन आपने सुना ही है, डायबिटीज से रिलेटेड जो है दैट इज इंसुलिन। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है। एक बार सुन लेते हैं। देखिए ग्लोबुलर में एनसीईआरटी क्या कह रही है, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड coils around to give spherical shape. They are usually soluble in water. Insulin and globulin are the common example. इतनी बात इन्होंने बताई है, ये हमने पढ़ ली। फाइब्रस में क्या कहा गया है, they run parallel to each other, held together by hydrogen and disulfide bond, ठीक है। हमने bonds नहीं लिखे, वो अभी लिखा देंगे। Such protein are generally insoluble in water and examples are keratin present in hair, wool, silk and myosin present in muscles। तो याद रखिएगा myosin present in muscles, ठीक है। मिटा दूंगी, बॉन्ड्स की कोई खास अभी जरूरत नहीं है, वो भी बता दिए जाएंगे अभी। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन का अगला कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी चेन्स कैसे जुड़ी होती हैं, पेप्टाइड लिंकेज किसे कहते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड क्या है वो देखना है। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हमारा झापड़ ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, ठीक है। क्वेश्चन तो सुन लिया करो, कल जो हमने पढ़ा था वो था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दैट इज ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के अंदर के लिंकेज ग्लाइकोसिडिक है। आज हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो यहाँ की लिंकेज पेप्टाइड है। बेटा ये कहना चाहते हैं यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप और यहाँ लगा है NH2 ग्रुप, तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बनाने की कोशिश है। ये रहा एसिड, ये रहा अमीनो ग्रुप, ठीक है। एक और बना लिया ऐसा ही RC, यहाँ पहले की तरह NH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ओके, कोई डाउट? आई होप सो सबको दिख गया हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर अलग होगा, मैं इसी में कर दूंगा, दोबारा नहीं बनाऊंगा। ये वाटर अलग हो गया, यहाँ से OH, यहाँ से एक H, ये बॉन्ड जुड़ गया, थोड़ा ज्यादा बड़ा बॉन्ड हो गया, समझ गए ना, ये बॉन्ड जुड़ गया। दिस लिंकेज इज कॉल्ड इन जनरल अमाइड लिंकेज। इन जनरल इस लिंकेज को क्या कहते हैं, अमाइड। लेकिन यहाँ अमाइड नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। बोलो क्लियर है? आपको याद रखना है ये वाली लिंकेज यहाँ की क्या कहलाती है बेटा, पेप्टाइड लिंकेज। ये कंपाउंड अमाइड भले ही बन रहा है बट द लिंकेज इज टर्म्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। बोलो क्लियर है? CONH ग्रुप आने को मतलब फंक्शनल ग्रुप में अमाइड है लेकिन यहाँ की लिंकेज कहलाती है पेप्टाइड लिंकेज, और यही लगातार चलती जाएगी। मिटा दे, ठीक है। आप लोगों को दो बार ही बनाना चाहिए, चलिए ठीक है, एक ही बार में आप भी काम चला रहे हो, ठीक है, मिटा दो। नेक्स्ट, अब आ जा रहे हैं हम कि प्रोटीन्स में ये जो लिंकेजेस आई इनके हिसाब से स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज से जब जुड़ते जाएंगे और स्ट्रक्चर आएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन में 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। 1 डिग्री जिसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे, फिर 2 डिग्री जिसे सेकेंडरी कहेंगे, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो 4 स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। बेफिक्र रहो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी तुम्हें समझ में आ जाएंगे, चिंता मत करना, टर्शियरी क्वाटरनरी नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब पढ़ के देख लेना, बायो वालों को आते हैं, हम लोगों को नहीं आते ज्यादातर, मेरे को नहीं आता। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? भैया प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर कहने का मतलब है अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस। मतलब मान लो पहले ग्लाइसिन लगा है, फिर ग्लाइसिन लगा है, फिर ग्लाइसिन लगा है,
फिर एलेनाइन लगा है, फिर ट्रिप्टोफान लगा है, और ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, यही चीज ऐसे रिपीट हो रही है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है, स्केलेटन जिसे कह सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। तो व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? इट इज बेसिकली अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये सीक्वेंस आपको पहले ही पता है, प्रोटीन में हजारों मॉलिक्यूल, लाखों भी हो सकते हैं, और इंसुलिन में 51 भी है। और इस सीक्वेंस में कोई एक भी गड़बड़ कर दे, मतलब ये अपनी जगह से हटे, दूसरी जगह पे आके लग जाए, तो प्रोटीन का बेड़ा गर्क हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। बायो वाले पढ़ते हैं एक बीमारी, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। उसमें होता क्या है, आरबीसी की शेप होती है हमारी, और वो आरबीसी की शेप ऐसे हो जाती है, तुम्हारी भाषा में कॉनकेव लेंस जैसी, ठीक है, ये सिकल सेल जैसी, हंसी जैसी शेप हो जाती है, दैट इज सिकल शेप। और यहां से यहां आने के लिए एनसीईआरटी ने इस किताब में लिख रखा है, सिर्फ एक अमाइनो एसिड बदतमीजी करता है, वो अपनी जगह से हटता, दूसरा आ जाता है, सिर्फ एक। मतलब 1000 अमाइनो एसिड की प्रोटीन है, और सिर्फ एक कहने का मतलब एक पर्टिकुलर वाला है, मतलब ये नहीं कि कोई भी एक हटा के कर दिया, कोई एक पर्टिकुलर है, उसका नाम दे रखा है, वो अपनी जगह हटता, दूसरा आता है, तो इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है कि बीमारी पैदा हो जाती है। आरबीसी सही नहीं होंगी तो प्रॉब्लम तो होगी, ऑक्सीजन कंटेंट बॉडी में कम होगा, और व्हाटएवर दिक्कतें आएंगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, ये क्लियर है? व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? जल्दी बोलो। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, स्केलेटन है, दिस इज नोन एज प्राइमरी। ऐसे ही प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी तक आएंगे। जो अंडा होता है ना, ठीक है, एक बेसिक जो एग होता है, उसको जब हम बॉयल करते हैं, तो अंडा बॉयल करते हैं तो ये 4 डिग्री टूट जाता है, 3 डिग्री भी टूट जाता है, 2 डिग्री भी टूट जाता है, यही रह जाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है ना कि वेयर डज द वाटर ऑफ एग गोज ऑन बॉइलिंग, ऐसे लगभग ऐसा कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि अंडे को उबालते हैं तो उसका जो लिक्विड अंदर वाला है वो गायब कहां हो जाता है। तो है ना, तो उसमें आंसर क्या है उसका कि अंडे के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज 4 डिग्री है। जैसे ही हीट करते हैं ये स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, लेकिन यही 3 टूटते हैं, ये नहीं टूटता, ये 3 स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, और फिर वो जो रैंडम पोजीशन ले लेता है, उसमें वो लिक्विड इसके साथ इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना के रबर लाइक मास में चेंज हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ के बॉन्ड्स टूटे, और वहां जो लिक्विड प्रेजेंट था उसमें है तो मॉलिक्यूल्स ही, उनसे नए बॉन्ड बने, और वो जो नई चीज बनी वो रबर लाइक मास बन गई। तो अंडे को जब हम उबालते हैं तो लिक्विड यहाँ गायब हुआ, नया कुछ बनने की वजह से, नया केमिकल कंपाउंड बनने की वजह से। लेकिन अंडे को खाने पे फिर भी हमें प्रोटीन मिल जाती है। क्यों मिल जाती है प्रोटीन? क्योंकि अभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और बेसिकली प्रोटीन का तो मतलब ही है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी तो हमारे बॉडी में अगर इस ऑर्डर में ये स्ट्रक्चर पहुंच गया तो इसके बाद तो हमारी बॉडी का काम है वो अपने आप ही इसको दूसरे स्ट्रक्चर्स में चेंज करके यूज कर लेगी। इज इट क्लियर? जैसे मैंने आपको HCl का एग्जांपल दिया कि हमने कभी HCl नहीं खाया पिया, लेकिन HCl हमारी बॉडी में है। ऐसे ही लाखों करोड़ों अरबों केमिकल हमारी बॉडी में बन है ना, हमारी बॉडी को जहां जो केमिकल चाहिए होता है बन जाता है, ठीक है। हर चीज की दवाई थोड़ी खा रहे हैं। अब जैसे आदत होती है खाली बैठे नाखून करे पड़े, फिर क्या होता है, ज्यादा कर दिया गड़बड़ हो जाती है कई बार। अभी पिछले दिनों मैंने भी किया था, ठीक है, और फिर यहाँ गड़बड़ तो हुई, फिर नाखून से खराब हो गया, स्किन भी खराब हुई, और अंदर व्हाटएवर यू कैन से WBC ये वो आ गए। तो अब उसके लिए मैंने बाहर से WBC खाई थोड़ी, वो अपने आप ही बन रही होंगी व्हाटएवर। फिर मैंने एक आध बच्चे से राय ले ली, इसमें क्या करना चाहिए, उसने कहा इसमें ना सुमैग लगा दो। मैंने वो भी लगा के देख लिया, फिर डॉक्टर के पास गया, उनने और डांटा, उनने कितने समझा दिया तुम्हें लगा दो है। अलग अलग दवाइयां अलग बीमारियों के लिए बनी हुई है, ये थोड़ी कि किसी ने एक दवाई ली हर जगह शुरू हो गया है। नहीं, अगर ऐसा होता तो मेडिकल स्टोर वाला खुद डॉक्टर नहीं होता। तो फिलहाल ये है, उससे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बॉडी में अरबों खरबों केमिकल बनते रहते हैं, वो हमें खाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बॉडी बनाती रहे। क्लियर? तो बॉडी बनाएगी कहां से, लेकिन रॉ मटेरियल तो तुम्ही को देना पड़ेगा, बिना रॉ मटेरियल के तो बनाएगी नहीं, रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। और अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो भी है, जो हमें बाहर से खाने हैं, वो भी हमें सिर्फ इस फॉर्म में भी मिल जाए तो बॉडी काम चला लेगी। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं? इस फॉर्म की जरूरत क्यों नहीं है जरूरत? अब कॉमन सेंस है, तुम्हें अपनी बॉडी के लिए प्रोटीन बनाना है
तो मुर्गा थोड़ी बनाना है अपने अंदर। अब इनसे खाओगे तो मुर्गे बन जाओगे। अरे ये तो मुर्गे की प्रोटीन होगी ना, उस अंडे के अंदर जो प्रोटीन है उसका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर इस मतलब उबालने पे भी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं रुका, तुम खा गए तो अगले दिन सुबह सुबह उठते तुम करो, ठीक है बिठा दो। बोलो भैया प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत प्राइमरी स्ट्रक्चर में? तो व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? अरे कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी यही ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो सकता है भाई। व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन ऑन बॉइलिंग ऑफ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर डू नॉट डिसइंटीग्रेट सेकेंडरी टर्शियरी फोर्थ डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन को बॉइल करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रह जाता है, कौन कौन से चले जाते हैं, ठीक है। इट इज क्या लिखा आपने, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, इट डू नॉट डिसइंटीग्रेट इवन ऑन बॉइलिंग, इट डू नॉट डिसइंटीग्रेट डिसोशिएट इवन ऑन बॉइलिंग, ठीक है। बाकी अभी हम लिखेंगे एक हेडिंग डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन, वहां डिटेल में लिख देंगे इवन ऑन बॉइलिंग। और ये भी याद रखना है कि अगर इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो प्रोटीन का नेचर बदल सकता है, ठीक है, प्रोटीन की एबिलिटी वर्किंग, तो इसमें थोड़ा सा भी चेंज बर्दाश्त नहीं है। आ जाओ भैया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखो भैया बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर नाम से क्लियर है वैसे तो, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नाम में लिखा है सेकेंड टू, दो तरह के। कौन से दो तरह के हैं? एक कहलाता है इसमें अल्फा हेलिक्स और एक कहलाता है बीटा प्लीटेड, ठीक है। एक आध साल पहले एक नंबर में इसका भी आ गया था क्वेश्चन कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड में अंतर करो, एक नंबर में आता। तो भैया थोड़ा ठीक से मतलब पढ़िएगा, हो सकता है जिस हिसाब से स्थितियां दिख रही हैं कि आपका भी एग्जाम, फाइनल एग्जाम प्योर ऑफलाइन हो जाए, ठीक है। प्योर ऑफलाइन मोड मतलब डिटेल्ड मोड में ऑब्जेक्टिव की जगह, तो लिखना भी को आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है तो शायद कल से स्कूल भी खुल रहे हैं आप लोगों के सबके। नहीं ऑफलाइन बुलाना हो गए ना, हाँ तो चलो हार्टमैन जब कल से शुरू था तब तो मुझे लगा आप लोगों का। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड क्या अंतर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर याद आ गया, ध्यान देना, प्राइमरी से ही सेकेंडरी बनाना, प्राइमरी से ही सेकेंडरी। तो आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकली सोच लो, सपोज इट इज अ थ्रेड लाइक, कोई एक थ्रेड लाइक चीज है और उसके अंदर अमाइनो एसिड लाइन से लगे, इज इट क्लियर? दिस इज अल्फा हेलिक्स, ठीक है, दिस इज अल्फा हेलिक्स, ठीक। मतलब क्या है कहने का, हेलिकल स्ट्रक्चर स्पाइरल होता जा रहा है, ठीक है। और जब ये स्पाइरल हो रहा है तो आपने प्रोटीन की यूनिट अगर देखी हो, यहां मैंने अभी ड्रॉ की थी थोड़ी देर पहले, है ना, याद आया, इसमें CONH ग्रुप होता है। तो बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि ये हेलिक्स रुका कैसे है, तो ये जो हेलिक्स है ना, ये टर्न, ये रुका कैसे है? तो ये कह रहे हैं यहाँ CONH है और आगे चल के यहाँ NH है और यहाँ कहीं CO है फिर, और इनके बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। एक टर्न एक लूप के बाद CONH ऊपर नीचे आ गए और इसका CO और इसका NH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऐसे यहाँ का NH हो सकता है ऊपर का CO, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, और इसकी वजह से ये लूप मेंटेन रहते हैं। तो ये लूप्स बनते जाएंगे, दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। बीटा प्लीटेड, प्लीटेड वर्ड सुना है, किसके लिए होता है प्लीटेड? नहीं सुना? हाँ, हम लोग यूजुअली एक वर्ड यूज करते हैं ड्रेपर, डेपर, डेप्री, याद आया? नहीं याद आया? पर्दा सुना? पर्दा, झिलमिल पर्दा, ये तो सुना होगा ना। अच्छा, कपड़ों में आपने सुना है जैसे यूजुअली पुराने जमाने के पेंट्स में होता था, इसमें प्लेट्स डाल दो, है, वो प्लेट्स या प्लीटेड वर्ड ही था, ठीक है, मोती जहां आ रहे हो या वैसे। तो बेसिकली ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो पर्दे में बीच बीच में जो फ्लोज आते हैं ना बीच बीच में, उसके लिए हम कह रहे हैं
टर्न्स, फ्लोर, जो भी फ्लोर्स बनते हैं उसके लिए हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये चेन्स पैरेलली रन कर रही है और ये जस्ट लाइक पर्दे की तरह ही है और उसी के लिए हम क्लॉथ के लिए वर्ड यूज करते हैं, डेपर वर्ड। तो वो क्लॉथ है या क्लॉथ की तरह स्ट्रक्चर है, बट इट इज लाइक दिस पैटर्न, ठीक है, फ्लो में पैटर्न है। तो यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा फ्लो या ये ऊपर और नीचे ऐसे आएगा और यहाँ इनके बीच में बॉन्ड्स बनेंगे। तो इधर और इधर, इधर इधर ऐसे बॉन्ड्स बनेंगे। दिस वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड और एक है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब बुक से इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं, एग्जाम में क्या लिखेंगे, ठीक है। सुन लीजिए बुक से, secondary structure of protein, बेटा बात ना करो, सुनो। The secondary structure of protein refers to the shape in which long polypeptide chain can exist. तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, it refers to the shape. दूसरा पॉइंट, they are found to exist in two different types of structures with alpha helix and beta pleated sheath structure. These structures arise due to regular folding of backbone of polypeptide chains due to hydrogen bonding between CO and NH group. जो मैंने आपको बना के भी दिखाया था, CO और NH group के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। Alpha helix is one of the most common ways in which polypeptide chain forms all hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw with NH group of each amino acid residues hydrogen bond to CO of adjacent turn of the helix. Clear है? CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाएगा, adjacent turn में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये मोस्ट कॉमन है। बीटा प्लीटेड sheet structure, all peptide chain are stretched out nearly to the maximum extent and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bond. सेम वही चीज है, बस ये है कि स्ट्रेट है, स्ट्रेच्ड चेन्स है और फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बना रही है। The structure resembles beta pleated folds of date tree. मैं इसी को कह रहा था, पर्दा वर्ड जिसे हम कह देते हैं, क्लॉथ कह देते हैं, and therefore is known as beta pleated sheet. बोलो क्लियर है? हाँ बेटा, हाँ, इसमें दो चेन्स के बीच में अभी कोई बॉन्ड नहीं दिखा रहे, हम अपनी चेन के बीच में दिखा रहे हैं, बट ऑब्वियसली आप सही कह रहे हो, वो अभी आगे देखेंगे। एक्चुअली ना नेचर में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो 4 डिग्री या 3 डिग्री स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे आप कोई कहेंगे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री होता है। अब यही 1 डिग्री तो है, बस खाली 1 डिग्री की कॉइलिंग कर दी गई है ऐसे, तो 2 डिग्री कहने लगे, और ऐसे कॉइलिंग कर दी गई है तो भी 2 डिग्री कह रहे हैं, तो 2 डिग्री दो तरह से बता दी। अब पूछो, ये भी नहीं, यही बात तो इन्होंने कहा कि अगर ये लगातार चल रहे हैं तो क्या इनके बीच में बॉन्ड्स हैं, तो इसमें बीच में कोई बॉन्ड एक्सप्लेन यहाँ नहीं, ठीक है। अभी यहाँ कहा गया है कि ये इंडिविजुअल्स है, ठीक है, और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर में है, ये ऐसे है, ठीक है। अब भैया 3 डिग्री और 4 डिग्री में भगवान ने लिखा क्या है इन्होंने, ठीक है, ये बायो वाले ज्यादा समझेंगे। बस इतना कहा गया है कि इनकी कॉइलिंग कर दें, इनकी कॉइलिंग कर दें। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, आपको दोबारा पढ़ाऊंगा फाइब्रस ग्लोबुलर, तो इन्होंने कहा इनकी कॉइलिंग से जो अगला स्ट्रक्चर आता है 3 डिग्री, उसमें एक फाइब्रस होता है, एक ग्लोबुलर। साफ साफ एक्सप्लेन नहीं है किससे फाइबर किससे ग्लोबुलर, कोई एक्सप्लेन नहीं है, बट इससे 3 डिग्री बनता है और 3 डिग्री फाइब्रस और ग्लोबुलर होता है। फिर क्या कहा गया 3 डिग्री कहने के बाद, कि कई सारे 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स, कई सारे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ जाए, कई सारे, और वो एक स्पेसिफिक शेप ले ले या एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में आके अरेंज हो जाए, तो 4 डिग्री आया समझ में। 4 डिग्री क्या है, 4 डिग्री समझ में आया क्या कहना चाहते? मतलब जैसे सपोज आपसे कहा जाए कि आप एक डाइनिंग टेबल बनाने वाले हैं, इससे कह दो टू टॉप बना के ले आना अपने हिसाब से, पूरी जो भी आपको चेंजेस करने हैं, डिजाइन करना, इससे कह दिया तू बॉटम बना के उसकी लेग्स बना ले आना, किसी और से कोई और पार्ट कह दिया कि शीशा रखना तो उसके हिसाब से ले आना। अब ये सारी चीजें जब आ गई अलग अलग से मैन्युफैक्चर होके, तो जो असेंबली करके इकट्ठे रखते जो टेबल दिख रही है वो 4 डिग्री है,
डिग्री से ही आए। ठीक है, अब जरा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। पहले टर्शियरी, द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बताओ इससे पहले क्या हुआ था? दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी को फिर फोल्ड कर दिया। इट गिव राइज इनटू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप, fibrous and globulous. The main forces stabilizes 2 degree and 3 degree are hydrogen bond, disulfide linkage, van der Waals force and electrostatic. कोई फोर्स छोड़ा नहीं है उसने। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, van der Waals forces, कूलम्बिक फोर्सेस, सारे तो ये कहते हैं इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज हैं और बाकी भी हैं। तो डाइसल्फाइड लिंकेज होने के लिए सल्फर तो ही होगा, कॉमन सेंस है सल्फाइड लिंकेज के लिए, लेकिन सल्फर हमें तो कहीं देख नहीं रहा। लेकिन बायो का है, बायो में लाखों चीजें होती हैं, सारी चीजें एक छोटे से पेज पे या चारों सेक्शन नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप खाली ये याद रख लो कि 2 डिग्री से फिर 3 डिग्री दो तरह के बनते हैं, फाइब्रस एक ग्लोबुलर। ये कहीं नहीं लिखा कि इससे फाइबर इससे ग्लोबुलर, कोई मतलब नहीं, आप बस याद करेंगे दो बनते हैं। अब 4 डिग्री देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। 4 डिग्री में कहा है सम प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिफर्ड टू एज सब यूनिट। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनेंगे और उनको सब यूनिट्स कह रहे हैं। मतलब ये अभी जुड़ के मेन यूनिट बनाएंगे। तो फोन से खेल ले, फोन से खेल ले, तू कर क्या रहा है, क्यों लेके बैठा, कुछ भी नहीं कर रहा और बटन भी चला रहा है। चलो, इसके बाद है द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज 4 डिग्री स्ट्रक्चर। तो 4 डिग्री में इनका आपस का स्पेशियल अरेंजमेंट है। एक लास्ट शेडिंग बचती है, डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन। बोलो भैया प्रोटीन का डीनेचराइजेशन सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर सुन लो। प्रोटीन लिया, सिंपल एग्जांपल, अंडा लिया, उसे उबाल दिया। उबालने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया। और आपने एग्जांपल्स देख रखे होंगे, उसका आपने ऊपर की शेल हटा दो तो आप सेलाइन सोल्यूशन में रख दो तो भी वाटर अंदर या बाहर जाएगा, ऑस्मोसिस होगी। तो दैट मींस हम डाइल्यूशन कर सकते हैं, पीएच चेंज कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसके अंडे के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खत्म कर रहे हैं और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टूट जाएंगे, खाली एक स्ट्रक्चर रह जाएगा विच इज प्राइमरी। बोलो क्लियर है? और इसे क्या कहते हैं? डीनेचराइजेशन। व्हाई इट इज नोन एज डीनेचराइजेशन? क्योंकि अब इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। इसे डेड क्यों नहीं कहते? डेड का मतलब होता है कभी पहले जिंदा हो, तो ये कभी जिंदा थे ही नहीं, तो इसलिए इनके लिए डेड वर्ड अच्छा नहीं है। हम सीधा कहते हैं दे आर डीनेचर। कूलिंग करने को डीनेचर नहीं कहते। क्यों? कूलिंग करने में प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन वापस जैसे हीट करेंगे फिर एक्टिव हो जाएगी नॉर्मल टेम्परेचर। यानी अंडे को अगर आपने फ्रिज में रख दिया 0 डिग्री पे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन इनएक्टिव हो गई, जैसे ही आप बाहर निकालोगे फिर से वो एक्टिव हो सकती है। दैट इज प्रिजर्व करना जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आपने हीट कर दिया 100 डिग्री तक, 40-50 डिग्री, अब अंदर डीनेचराइजेशन हो गया, अब वो कभी भी एक्टिव नहीं हो। तो कूलिंग को इनएक्टिव कहते हैं जबकि हीटिंग को डीनेचराइजेशन कहते हैं। बोलो भैया डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन क्लियर है? एंड आई होप सो बायोमोलिक्यूल में आपके कोर्स में यही दो चीजें हैं। डीएनए आरएनए नहीं है अब शायद, डीएनए आरएनए है पक्का? 1 घंटे का और है डीएनए आरएनए, एक पीरियड 40 मिनट्स। कल हम खत्म कर लेंगे, फिर आप लोग जो कहेंगे वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बेटा।